तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो से द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के दोनों पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि द लास्ट लेसन को हम लोगों ने जिस वीडियो में कवर करा था। और उस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी थी क्योंकि मैं बीमार हूँ, अभी भी हूँ। मतलब थोड़ी सर्दी लगी हुई है तो मेरी आवाज़ हो सकता है अजीब सी आए, और तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और ये मेरी सेकंड वीडियो है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एकदम ही सिंपल और कंसाइज वे में चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। मतलब लोगों को मैंने देखा है वीडियोस में कि वो 15-15 20-20 मिनट की वीडियो बना रखी है लोगों ने, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यार। ये सब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सिर्फ 2-3 मिनट में ख़त्म होती है, और बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओ यार। इंग्लिश कौन रट के जाता है भाई। तो बिना कोई और देरी करे हम लोग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये स्टोरी है साहिब ए आलम की। कहानी शुरू होती है जब ऑथर अनीस जंग दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में सीमापुरी नाम की जगह पर जाती हैं। ये एक इलीगल सेटलमेंट है जहां बांग्लादेश से आए हुए रेफ्यूजीज़ रहते हैं। यहाँ ना ढंग का घर है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सीवेज। लोग सालों से यहाँ पे रहते हैं पर उनकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसी बात में ऑथर की मुलाकात होती है एक छोटे लड़के से जिसका नाम है साहिब आलम। उसके नाम को सुनकर ऑथर को लगता है जिसका जैसे उसका मतलब है यूनिवर्स का लॉर्ड। लेकिन अगर कोई उस लड़के से ये बात कहे तो उसको कभी यकीन नहीं होगा अपने नाम पे। पर आयरॉनी ये है कि साहिब अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद नहीं है। उसका पूरा दिन कचरे चुनने में निकल जाता है। साहिब बताता है कि उसका परिवार पहले ढाका बांग्लादेश में रहता था। वहाँ उनके गांव के पास खेती थी, पर बार बार आने वाली फ्लड्स ने उनकी ज़मीन बर्बाद कर दी। मजबूरी में उन्हें अपने देश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। दिल्ली में आकर उन्हें कोई परमानेंट काम नहीं मिला, इसलिए कचरा चुनने की ही ज़िंदगी जरिया बन गया। साहिब के लिए गार्बेज सिर्फ गंदगी नहीं थी। ऑथर लिखती हैं कि गरीब लोगों के लिए गार्बेज गोल्ड जैसा होता है। कभी उसमें एक सिक्का मिल जाता है तो कभी कोई प्लास्टिक या मेटल जो बेचा जा सके। जब साहब ऑथर को बताता है कि उसे 1 रुपये मिला है तो उसकी आंखों में चमक होती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। ऑथर और साहब के बीच में कई बार बात होती है। एक दिन ऑथर मजाक में पूछ लेती हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। साहब तुरंत जवाब देता है कि अगर सीमापुरी में स्कूल होता जहाँ फीस ना देनी पड़े तो वो ज़रूर जाता। इस बार से ऑथर को लगता है कि एजुकेशन साहब के लिए राइट नहीं बल्कि एक लग्जरी बन चुकी है। तभी ऑथर साहब से एक वादा करती है कि अगर मैं यहाँ पे एक स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम जाओगे। तो साहब मुस्कुरा के कहता है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। साहब के पैर हमेशा नंगे होते हैं। जब ऑथर उससे पूछती है कि जूते क्यों नहीं पहनते तो वो कभी बोल देता है कि माँ मना कर देती हैं, कभी कहता है कि जल्दी मिल जाएंगे। ऑथर समझ जाती है कि ये सिर्फ बहाने हैं। असल वजह ये है कि उसके पास जूते है ही नहीं। शूज़ यहाँ पर एक सिंबल बन जाता है, बेसिक नीड्स गरीब बच्चों को भी नसीब नहीं होते। टाइम के साथ साहिब की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आता है। उसे एक टी स्टॉल पर काम मिल जाता है। अब वो गार्बेज नहीं चुनता, उसे 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी। उसके पैरों में अब जूते होते हैं। पर जब ऑथर उसे देखती है तो उन्हें लगता है कि साहिब का चेहरा पहले जैसा खुश नहीं रहा। अब वो किसी और के लिए काम करता है। रैक पिकिंग में काम करने से वो अपना बॉस खुद था। अब उसकी फ्रीडम उसके हाथों से छिन चुकी है। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि साहिब जो अपना काम करता था पहले, उसमें वो खुद ही अपना मालिक था। मतलब एक तरीके से वो अपने नाम को डिफाइन करता था अपने नज़रिए से। लेकिन जब उसने उस टी स्टॉल पे काम ले लिया है तो उसका टी स्टॉल का जो कैनिस्टर है वो उस कूड़े के ढेर से ज़्यादा भारी है, उस कूड़े की पन्नी से ज़्यादा भारी है जो पहले वो कैरी करता था अपने ऊपर। लेकिन असल में वो ज़्यादा भारी नहीं है, असल में ज़्यादा भारी वो गार्बेज का पन्नी ही थी। लेकिन एक तरीके से अब उसकी फ्रीडम उसके हाथों से छिन चुकी है, इसलिए अब वो उस बोझ के नीचे आके उस काम को कर रहा है। चलिए अब पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें फिरोज़ाबाद ले जाता है जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है और पूरे देश में ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए मशहूर है। दूर से ये शहर रंगीन और चमकदार लगता है पर अंदर से ये शहर अंधेरा, गंदा और दर्द भरा है। यहीं पर हजारों बच्चे अपने बचपन भट्टी के आग में जला देते हैं। यहीं ऑथर अनीस जंग की मुलाकात होती है मुकेश से। मुकेश एक पतली सी गली में रहता है जहाँ से गुजरते वक्त भी ऑथर को शीशे के टुकड़ों पर संभल कर चलना पड़ता है। मुकेश के घर एक छोटा सा हट है जिसमें अंधेरा छाया रहता है। उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है। मुकेश बताता है कि बच्चे सुबह से शाम तक बंद कमरों में बैठकर बैंगल्स बनाते हैं। इन कमरों में ना प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ना फ्रेश हवा। गर्म भट्टी के सामने घंटों बैठना पड़ता है।
शीशे के बारीक धूल हवा में घूमती रहती है जो बच्चों की आंखों में चली जाती है। इसी वजह से बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश के घर में उसके पिता, उसका बड़ा भाई, उसके बड़े भाई की बीवी और उसकी दादी रहते हैं। मुकेश के बड़े भाई की बीवी उस पूरे घर के लिए खाना बनाती है, जिसे देखकर ऑथर को लगता है कि इतनी कम उम्र में इस लड़की के ऊपर एक पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है। उनके घर जाते समय उन्होंने एक लड़की को देखा जो बैंगल्स बना रही थी। उसका नाम सविता था और वह इस काम को बड़ी तेजी और अच्छे से कर रही थी। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने ऑथर से कहा कि एक बार शेर भर खाना भी नहीं खाया। मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार पेट भर के खाना भी नहीं खाया। ये सब बातें फिरोज़ाबाद की इतनी पुअर कंडीशन को दिखाती है। मुकेश के पेरेंट्स भी इसी काम में जुड़ जाते हैं। वो जानते हैं कि ये काम उनके बच्चों के लिए ख़तरनाक है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी कर्ज के जाल में फंसी हुई है। साहूकार पैसे देते हैं, मिडिलमैन बैंगल्स सस्ते में खरीदते हैं और पुलिस और नेता सब मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। इस सिस्टम के अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है। मुकेश के पेरेंट्स अपनी किस्मत को ही अपना भाग्य मान चुके हैं। उनका मानना है कि उनका नसीब में ही ये लिखा है। पर मुकेश अलग है। उसकी आंखों में अभी भी सपने जिंदा है। जब ऑथर उससे पूछती है कि वो क्या बनना चाहता है तो बिना किसी डर के बोलता है कि मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ऑथर को थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि मुकेश का अपना उसकी फैमिली की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। मुकेश जानता है कि अगर उसे कार मैकेनिक बनना है तो उसे अपनी गली छोड़नी पड़ेगी, अपने शहर से बाहर निकलना पड़ेगा और बैंगल्स के काम से दूर जाना पड़ेगा। ये रास्ता मुश्किल है पर फिर भी मुकेश पीछे नहीं हट। मुकेश के पेरेंट्स उसको सपना सपोर्ट नहीं करते पर वो उसे रोकते भी नहीं। वो जानते हैं कि वो खुद अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाए पर शायद उनका बेटा कुछ अलग कर सके। मुकेश का सपना पूरी कहानी में एक छोटी सी रोशनी बन जाता है, अंधेरे शहर में एक उम्मीद। अनीस जंग मुकेश से एक वक्त पूछती है कि क्या तुम कभी प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखते? तो मुकेश कुछ नहीं कहता और शांत हो जाता है। और कहानी की आखिरी में बताया जाता है कि बहुत कम ही प्लेन फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और पूरी तरीके से सपोर्ट करिए। मैं मतलब कम से कम टाइम में किसी भी एक्सप्लेनेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। यही बात मैंने शुरुआत में ही बोली थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।